भारत के उद्योग जगत में धीरूभाई अंबानी के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। भारतीय व्यापार और उद्योग में उनके योगदान के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। हालांकि जब हम कुछ ऐसे उद्योगपतियों की कहानी सुनते हैं जिन्होंने अपने बलबूते स्वयं का साम्राज्य खड़ा कर दिया, तो हम अचंभित हो जाते हैं कि एक व्यक्ति अकेला इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा कर सकता है, जबकि अधिकतर जनसंख्या अपनी आधारभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करती रहती है। इसीलिए ऐसे उद्योगपति जिन्होंने स्वयं के बलबूते अपना व्यवसाय करके उसे सफलता के आसमान में पहुंचाया हो, हमारे अंदर उनके बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है। धीरूभाई अंबानी भी उन असाधारण व्यक्तियों में से एक है जिन्होंने अपने जीवन काल में स्वयं के बलबूते अपना एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। आज जब हम रिलायंस जैसे संगठन के बारे में सोचते हैं तो हमारे लिए यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है कि इतने बड़े संगठन का संस्थापक एक बेहद मध्यम वर्गीय परिवार के शिक्षक का बेटा हो सकता है। धीरजलाल हीराचंद अंबानी का जन्म ब्रिटिश भारत में 28 दिसंबर 1932 को जूनागढ़ स्टेट चोरवाड़ में हुआ था। उनके पिता स्कूल में शिक्षक थे और धीरूभाई अंबानी अपने 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर के थे। ये वो दौर था जब शिक्षकों का सम्मान तो बहुत हुआ करता था, लेकिन उनका वेतन इतना नहीं हुआ करता था। यही कारण है कि धीरूभाई अंबानी की परवरिश भी मामूली और सीमित साधनों में हुई थी। इनकी शिक्षा भी बहादुर खानजी स्कूल में हुई थी। कहा जाता है कि 17 साल की उम्र में ही धीरजलाल अपने बड़े भाई के साथ काम करने ब्रिटिश कॉलोनी अदेन चले गए थे और वहां पर उन्होंने एक कंपनी में क्लर्क के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने जिस कंपनी में नौकरी शुरू की वो उस दौर में यानी कि 1950 के दशक में सुएज के पूरब में सबसे बड़ी अंतर महाद्वीपीय व्यापारिक कंपनी थी। यहाँ पर उन्होंने लगभग 7-8 साल नौकरी की और उन्होंने अपने उस नौकरी के व्यापार, अकाउंटिंग एवं अन्य व्यावसायिक स्किल सीखे। 1958 में वे अपने गृहनगर लौट आए और उसके बाद भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में चले गए और वहीं पर उन्होंने अपना काम धंधा शुरू करने की ठानी। यमन में नौकरी के दौरान उन्होंने अपने कौशल से बढ़ोतरी की थी, जो आगे उनके बिजनेस में उनके बहुत काम आने वाली थी। यमन से लौटने के बाद उन्होंने अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ मजिन नामक कंपनी की शुरुआत की थी। इस कंपनी का काम पॉलिस्टर यान को आयात करना और मसालों को निर्यात करने का था। कहा जाता है कि इस समय का भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक संगठन रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत एक 350 वर्ग फीट कमरे जिसमें एक टेबल और 2-4 कुर्सियां थी उससे हुई थी। इस कंपनी ने अपना पहला ऑफिस मस्जिद बंदर में नरसिंहनाथ स्ट्रीट पर बनाया था। शुरुआती दौर में धीरूभाई अंबानी के पास कर्मचारी के तौर पर 2 सहायक उपलब्ध थे। उसके बाद जैसे जैसे धीरूभाई अंबानी का बिजनेस रफ्तार पकड़ता गया, उन्होंने उस छोटे से कार्यालय में ही कार्य के दौरान अपने टीम बनाना प्रारंभ कर दी। उनके इस यात्रा में उनके कई सगे संबंधी जैसे उनके भतीजे रसिक भाई मिसवानी, उनके दोनों छोटे भाई रमिक भाई और नाथू भाई और उनके 2 सहपाठी नरोत्तम जोशी और राठी भाई मछुला भी शामिल थे। आज अंबानी परिवार की शानो शौकत देखकर भला कौन कहेगा कि कभी रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक धीरूभाई अंबानी 2 बेडरूम के छोटे से अपार्टमेंट में पूरे परिवार सहित रहे होंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि अंबानी परिवार काफी समय तक मुंबई के भुलेश्वर में जय हिंद स्टेट के 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में बरसों तक रहा है। कुछ सालों तक धीरूभाई अंबानी ने साझेदारी में ही अपने बिजनेस को चलाया रखा, लेकिन 1965 में दमानी और अंबानी ने अपने साझेदारी समाप्त करने का फैसला किया। उसके बाद दोनों ने अलग अलग काम शुरू कर दिया। कहा यह जाता है कि चंपकलाल दमानी और धीरूभाई अंबानी का स्वभाव अलग अलग था, लेकिन फिर भी दोनों ने साझेदारी में काम किया। लेकिन जब बाद में दोनों के विचार व्यवसाय के बारे में काफी अलग अलग हो गए, तो फिर दोनों को अपने साझेदारी को समाप्त करना पड़ा। जहां दमानी एक सतर्क और कम जोखिम लेने वाले व्यक्ति थे और वे यान इन्वेंट्री बनाने के पक्ष में नहीं थे, वहीं धीरूभाई अंबानी प्रॉफिट कमाने के लिए ज्ञात जोखिम लेने के लिए नहीं हिचकते थे। उनका मानना था कि यान इन्वेंट्री को बढ़ाया जाना चाहिए। जब बिजनेस के प्रति दोनों के विचार अलग अलग हो गए, तो उसके बाद दोनों ने अलग अलग अपने ढंग से काम करने का फैसला किया और धीरूभाई अंबानी ने 1966 में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना की, जिसे कुछ सालों बाद 8 मई 1973 को रिलायंस इंडस्ट्री के नाम में बदल दिया गया। इसी दौरान धीरूभाई ने रिलायंस इंडस्ट्री के टेक्सटाइल बिजनेस को विकसित करने के लिए एक नया ब्रांड बिमल लॉन्च किया। उस समय बिमल विभिन्न वस्त्रों जैसे साड़ी, शॉल, सूट, ड्रेस इत्यादि के लिए पॉलिस्टर सामग्री का व्यापार करता था। रिलायंस टेक्सटाइल ने अपने ब्रांड बिमल की मार्केटिंग पर काफी खर्चा किया और इसका ही परिणाम था कि उनका ये ब्रांड बेहद कम समय में प्रचलित एवं लोकप्रिय हो गया। बाद में कंपनी ने रिटेल आउटलेट के लिए फ्रेंचाइजी देना शुरू किया, जिन आउटलेट में केवल बिमल ब्रांड के कपड़े ही बेचे जाते थे। उस समय इस ब्रांड को इतनी लोकप्रियता मिली कि सन 1975 में वर्ल्ड बैंक की एक टेक्निकल टीम ने रिलायंस टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को दौरा किया।
कहा तो ये जाता है कि जब 1977 में रिलायंस इंडस्ट्री को राष्ट्रीयकृत बैंक को फाइनेंस करने से मना कर दिया तो उस समय धीरूभाई ने रिलायंस का आईपीओ लाने की सोची और 1977 में रिलायंस अपना पहला आईपीओ लेकर शेयर मार्केट में उतरी। यद्यपि इस दौर में अंबानी और उनके बिजनेस को सरकार द्वारा प्रोत्साहित करने के भी आरोप लगे, लेकिन निवेशकों ने धीरूभाई अंबानी के बिजनेस के प्रति सूझबूझ पर अडिग विश्वास बनाए रखा और इसमें कोई दो राय नहीं कि रिलायंस इंडस्ट्री दिन दोगुनी रात चौगुनी की तर्ज पर सफलता की सीढ़ी पर आगे बढ़ती गई। रिलायंस ने उस समय भी अच्छा लाभांश हासिल करके निवेशकों को अपनी तरफ कर लिया था और कहा यह जाता है कि उस दौर में रिलायंस ही अकेली ऐसी कंपनी थी जिसने शेयर मार्केट से एक औसतन निवेशक की पहचान कराई थी। धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस का आईपीओ लाकर शेयर बाजार में एक आम निवेशक की रुचि को भी जगाया था। यही कारण था कि रिलायंस इंडस्ट्री में निवेश करने वाले निवेशकों की तादाद लगातार बढ़ती गई और इन निवेशकों ने रिलायंस की आम बैठकों में प्रतिभाग भी किया, जिन बैठकों को उस समय किसी स्पोर्ट्स स्टेडियम या बड़ी जगह में आयोजित किया जाता था। वर्ष 1986 में धीरूभाई अंबानी को पहला स्ट्रोक पड़ा था जिसमें उनके दाहिने हाथ को लकवा मार गया था। उसके बाद 24 जून 2002 को जब उन्हें दूसरी बार स्ट्रोक पड़ा तो उन्हें मुंबई में स्थित ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहां पर उन्हें कई डॉक्टरों की टीम ने उपचार दिया, लेकिन उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। कहा यह जाता है कि वे एक हफ्ते तक अस्पताल में कोमा में पड़े रहे और अंत में 6 जुलाई 2002 को उनका निधन हो गया। हालांकि धीरूभाई अंबानी के जीवित होते हुए ही उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री की जिम्मेदारी अपने दोनों पुत्र मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के कंधों पर डाल दी थी, क्योंकि कहा जाता है कि जब से उन्हें 1986 में पहला स्ट्रोक आया और उनके दाहिने हाथ में काम करना बंद कर दिया, तब से उन्होंने कंपनी की जिम्मेदारी अपनी दोनों पुत्रों में सौंप दी। लेकिन पिता का साया उठ जाने के 2 वर्षों बाद यानी कि 2004 में ही दोनों भाइयों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच कंपनी के स्वामित्व और व्यवसाय के अहम फैसलों को लेकर तकरार बढ़ गई। 2004 में दिए गए एक इंटरव्यू में धीरूभाई अंबानी के बड़े बेटे मुकेश अंबानी ने माना कि कंपनी के स्वामित्व को लेकर दोनों भाइयों में अलगाव है। जब अलगाव अधिक हो गए तो रिलायंस के पारिवारिक हितैषी और उनके मां कोकिला धीरूभाई अंबानी के राय परामर्श से दोनों भाइयों ने रिलायंस इंडस्ट्री ग्रुप की कंपनी को बंटवारा कर दिया। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की जिम्मेदारी बड़े बेटे मुकेश अंबानी और रिलायंस धीरूभाई अंबानी ग्रुप की जिम्मेदारी छोटे बेटे अनिल अंबानी को मिली। उम्मीद है दोस्तों धीरूभाई अंबानी की सफलता स्टोरी से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला। इसी तरह की और भी सक्सेस स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।